हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निधि यादव और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाइपोलैरिटी था क्या। तो जैसे कि हमने कोल्ड वॉर का इंट्रो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड था वो इमेजिनरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, यूएस एंड यूएसएसआर। इसको ही बाइपोलैरिटी कहा जाता था, जहाँ पे वर्ल्ड दो पोल्स में डिवाइडेड था, जहाँ पे दोनों ही सुपर पावर्स अपनी अपनी पावर को दिखाते थे। तो अब आगे बात आती है कि जो ये बाइपोलैरिटी थी कि दो पावर्स का डोमिनेंस चल रहा था, पूरा वर्ल्ड दो पावर के बीच में डिवाइडेड था। वहीं इंडिया ने नैम को अडॉप्ट किया था एंड इंडिया जो था एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जो बाइपोलैरिटी है ये कैसे एंड हुई। तो इस चैप्टर का नाम इसलिए है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाउ इट स्टार्टेड, कि जो बाइपोलैरिटी का एंड है वो कैसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। तो जो जर्मनी के अंदर बर्लिन था, तो बर्लिन दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक था ईस्ट बर्लिन और एक था वेस्ट बर्लिन। ठीक है, तो ये जो था सेपरेटेड, जो इनके बीच में जो सेपरेशन हो रखा था वो बर्लिन वॉल के थ्रू हो रखा था। तो जो बर्लिन वॉल थी वो सिंबलाइज करती थी डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में जो बर्लिन है वो डिवीजन को दिखाता था। तो ये जो बर्लिन वॉर है, तो ये जो बर्लिन वॉल है ना, ये बनी थी 1961 के अंदर सेपरेट करने के लिए, जो ईस्ट बर्लिन था उसको वेस्ट बर्लिन से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, और ये जो वॉल थी ये 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर लंबी थी और 28 साल तक खड़ी हुई थी। मतलब कि 1961 में बनी थी और फिर 1989 में इसको तोड़ दिया था। ठीक है, तो ऐसे करके 28 ईयर्स तक ये वॉल जो है खड़ी रही थी, सेपरेट कर रही थी ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से। तो ब्रोकन ऑन 9 नवंबर 1989। इसके बाद क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, क्योंकि बर्लिन जो है वो जर्मनी का पार्ट था। ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट किया हुआ था इस वॉल ने, वॉल को तोड़ दिया तो दोनों पार्ट्स जो हैं वो यूनिफाई हो गए। उसके बाद बात आती है कि सोवियत सिस्टम क्या था। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं, ये एग्जिस्टेंस में आया था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, या जिसको रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, रशियन में 1917 में। मतलब यूएसएसआर जो है वो 1917 के अंदर बना था। अब यूएसएसआर को बनाने के लिए इंस्पायरिंग आइडियाज़ क्या थे, तो वो आइडियाज़ थे सोशलिज्म, नीड फॉर एग्लिटेरियन सोसाइटी और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो इन आइडियाज़ के ऊपर जो है कि इन आइडियाज़ को फॉलो किया जाएगा, इसलिए जो है रशिया का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी जो वहाँ की इकलौती पार्टी थी। उसके अलावा ना तो कोई पार्टी अलाउड थी और ना ही कोई अपोजिशन, मतलब दूसरी पार्टी अलाउड नहीं है तो मतलब कोई अपोजिशन भी नहीं थी। यही एक पार्टी थी जो वहाँ पे रूल करती थी, सिंगल पार्टी थी। और सब कुछ जो था ना वो स्टेट का ही ओन था, मतलब प्लान्ड और कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। समझते हो, प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जिसमें स्टेट की ऑनरशिप होती है, जो गवर्नमेंट होती है उसकी ही ऑनरशिप होती है, सब कुछ उसका ही होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वाली इकोनॉमी थी। उसके बाद बात आती है कि सोवियत यूनियन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन कैसे, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी ईस्ट यूरोपियन की कंट्री थी जो सोवियत आर्मी से लिबरेट हुई थी, वो सारी जाके मिल जाती है यूएसएसआर में, मतलब यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाती है। उनके कंट्रोल में आने के बदले में उनको क्या मिलती थी, उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, साथ ही साथ में जो है उन लोगों को फाइनेंशियल एड मिलती थी, इसलिए वो जाके किसी भी अलायंस को ज्वाइन कर रही थी कंट्रीज़। ठीक है, तो ऐसी जो ये कंट्री थी जो कि सोवियत यूनियन में जाके मिल रही थी ना, उन सबको कहा जाता था सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक। ठीक है, और एक वार्सो पैक्ट था, एक मिलिट्री अलायंस था जो इन सारी कंट्रीज़ को टुगेदर, मतलब कि एक साथ जोड़े रखता था। तो क्या रखता था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था वार्सो पैक्ट, जिसके थ्रू ये सारी कंट्रीज़ एक साथ रहती थी यूएसएसआर की। उसके बाद जो है जो सोवियत यूनियन है, ये ग्रेट पावर कब बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर और यूएस दोनों ही ग्रेट पावर बने थे, इसलिए ही बाइपोलैरिटी का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो सोवियत यूनियन था ना, वो
बहुत ही ज़्यादा डेवलप था, बट एक जो चीज़ जिससे वो डेवलप नहीं था, मतलब एक जो कंट्री, वो थी यूएसए। वो यूएसए को छोड़कर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, मतलब कि सेकंड नंबर पे था डेवलपमेंट में। अब हम बात कर लेते हैं कि सोवियत यूनियन के फीचर्स क्या थे, ऐसी क्या खास बात थी सोवियत यूनियन के अंदर। तो इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। बहुत अच्छा ही एक कम्युनिकेशन का नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, जिसमें कि ऑयल, आयरन और स्टील के बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते थे। मशीनरी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ पे, पता है, पिन से लेके कार तक सोवियत यूनियन अपने वहीं ही बना लेता था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऐसा था जो कि कनेक्ट करता था इसके जो रिमोटेस्ट एरिया थे, जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है ना, वो एरियाज भी कनेक्ट कर लेता। तो इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सेक्टर था। तो वहाँ की जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, वो पिन से लेके कार तक सब कुछ बनाती थी। उसके बाद बात आती है क्वालिटीज़ की। तो देखो, कोई चीज़ है, वहाँ से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कंट्रीज़ इन्फ्लुएंस हो रही है, तो कुछ ना कुछ खासियत होगी, तभी तो वो कंट्रीज़ उधर जा रही है ना। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज़ उसका अलायंस बनना चाह रही थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो सबको प्रोवाइड किया जाता था। मतलब कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर फैसिलिटी, ये सब कुछ सबको प्रोवाइड, जिनको हम कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ पर्सन, तो वो सबको प्रोवाइड किया जाता था। सो दीज आर द अट्रैक्टिंग फीचर कि हम अगर किसी भी चीज़ को अपनी साइड करना चाहते हैं, आप भी अगर किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ लालच देते हो या कुछ अच्छा प्रोवाइड कराते हो ना। तो ये एक तरह से उसी तरह है। तो उसी के साथ साथ में वहाँ क्या था कि जो चाइल्ड केयर और वेलफेयर स्कीम्स थी वो दी जाती थी, कि चाइल्ड केयर में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई, वेलफेयर की स्कीम्स बहुत ज़्यादा थी। साथ ही साथ में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था वहाँ पे, सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता था। वो कैसे किया जाता था कि उधर ना सब कुछ स्टेट का था, तो जितने भी फार्म्स होते थे ना, तो फार्म्स पे ये नहीं था कि ये वाला फार्म इसका है या ये इसका है, सब कुछ जो है गवर्नमेंट का था। जो जितना काम करता था उतना उसको पे होता था, ठीक है। उसके बाद सब कुछ स्टेट ऑनरशिप का था। देन जो लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स थे ना, वो स्टेट ही, सोवियत की जो स्टेट्स थी वही कंट्रोल करती थी सारे प्रोडक्टिव एसेट्स को। तो ये उसकी कुछ क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से जो है सोवियत यूनियन इतना फेमस था, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि चलो भाई, इतना अच्छा तो सिस्टम उनका चल रहा था, फिर भी जो है सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया, क्या ऐसे रीजंस रहे जिसके इतना अच्छा होने के बाद भी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। तो देखो, अब हर टाइम तक तो कोई चीज़ अच्छी नहीं चलती ना, तो ऐसे ही सोवियत यूनियन के अंदर धीरे धीरे जो है बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो ये थी कि जो सोवियत यूनियन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन गया था। मतलब कि वो अपनी मर्जी चलाने लगा था, लोगों की जो वॉइस थी ना उसको दबा दिया। मतलब अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं वहाँ के पीपल, तो उनकी डिमांड्स को दबा दिया जाता था, लोगों की डिमांड ही नहीं सुनी जाती थी। उन पे एक ही रिलीजन को, कि आप इसी रिलीजन को फॉलो करोगे, जो रशिया में छुट्टी होएगी वही छुट्टी सारी जो उसकी मेंबर स्टेट्स थी उसमें होएगी। तो ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन गया था, तानाशाही चलाने लगा था जो यूएसएसआर है, ठीक है। उसके बाद लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई थी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ही कम होने लगी थी। तो लोग क्या करते थे कि अपनी फीलिंग्स को पीपल जोक्स में और कार्टून के थ्रू एक्सप्रेस करते थे, कि क्या उनके मन में चल रहा है, वो क्या सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया जाता था। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि सोवियत यूनियन के लोग कैसे जो है अपना डिसेंट एक्सप्रेस करते थे, ठीक है। तो ये याद रखना। अब बात आती है कि अब ऐसा सोवियत का सिस्टम हो गया है, तो उसको ज़रूरत थी रिफॉर्म्स की। तो अब रिफॉर्म्स क्यों चाहिए थे, ये वो है। अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि प्रॉब्लम्स क्या थी, तो उसके अंदर ये आंसर बन सकता है, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। क्वालिटीज़ क्या थी सोवियत यूनियन की, और साथ ही साथ में बात की जाए कि सोवियत यूनियन में था क्या क्या, तो उसके लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा एनसीईआरटी से, कुछ भी इसमें एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। और पूरी जो ये बुक फर्स्ट है ना, इसका पीडीएफ सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। देन बात आती है सोवियत यूनियंस में रिफॉर्म क्यों चाहिए थे, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम था। वन पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका ही टाइट कंट्रोल था बहुत ही ज़्यादा, कोई और पार्टी जो थी वो अलाउड ही नहीं थी, ठीक है। सारे इंस्टीट्यूशन पे एक ही पार्टी का कंट्रोल हो जाना, उसका
पीपल के लिए अनअकाउंटेबल हो जाना, मतलब पीपल कुछ भी डिमांड करती थी तो उनकी डिमांड्स को दबा देना, कुछ भी जवाब नहीं देना उनकी जितनी भी डिमांड्स आती थी उन पे, ठीक है। फिर वही चीज़ है कि रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज अर्ज ऑफ पीपल इन 15 कंट्री, जो पूरी 15 कंट्री थी उसमें जो लोगों की अर्ज आती थी, लोग क्या चाहते थे, क्योंकि देखो कोई भी कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों की जो चॉइस है उसका सुनना मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। तो पीपल आर द मेन एंड द मेजर एलिमेंट्स इन अ डेमोक्रेसी। पर वहाँ तो डेमोक्रेसी ही नहीं थी, ठीक है। पर फिर भी अगर हम बात करें किसी कंट्री में तो लोगों से ही तो बनती है, तो तब तक लोगों का भला नहीं होगा तो सिस्टम अच्छे से कैसे चलेगा, है ना। तो फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं कि जो रशिया है वो हर चीज़ को डोमिनेट करता था। अब देखो जितनी भी अलग अलग कंट्री हैं सबके अपने अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, वो तो फॉलो हो नहीं पा रहे हैं, सब कुछ रशिया के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो लोगों को तो गुस्सा आएगा ना। उसके बाद बात आती है तो पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड सप्रेस्ड। अब जो और रिलीजन के और कंट्रीज़ के लोग थे उनको ये लगने लगा यार हमें तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा ओप्रेस कर रहे हैं, हमारी तो डिमांड सुन ही नहीं रहे हैं। उसके बाद जो यूएसएसआर था ना उसने डेवलपमेंट से ज़्यादा अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो डिफेंस पे खर्च कर दिया। तो अब ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा होता है, कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा नहीं होता है, तो इकोनॉमी अपने आप ही जो है डिप्लॉय करने लग जाती है। तो जो यूएसएसआर था वो लैग बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूएस से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए थे। ट्रांसपोर्ट में और पावर में भी जो यूएसएसआर है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ गया था यूएस से। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि लोगों की एस्पिरेशंस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ही पूरी नहीं हो पा रही थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि लोगों की एस्पिरेशन ही पूरी नहीं हो पा रही थी, वहाँ के रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे थे, सारा डिफेंस पे खर्चा किया जा रहा था। तो सोवियत इवेजन ऑफ अफ़गानिस्तान इन 1979, सोवियत यूनियन ने ना अफ़गानिस्तान पे अपना इवेजन करने की कोशिश की थी 1979 में। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खर्चा हुआ था। अब देखो कहीं भी आप कब्ज़ा करने की सोचते हो, कुछ करते हो, तो बहुत ज़्यादा डिफेंस मिलिट्री सब कुछ चाहिए होता है। तो ऐसे ही जो इसकी वजह से और ही ज़्यादा सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था ना वो और ही ज़्यादा वीक होता चला गया। अब जितनी भी वेजेस थी, वेजेस तो बढ़ रही थी पर टेक्नोलॉजी घटती जा रही थी, कंज्यूमर गुड्स की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी, फूड को बहुत हद तक इंपोर्ट्स करा जाने लगा। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड होते हैं, वो गुड्स जो कि कंजप्शन पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। और 1970s, लेट 1970s मतलब 1979 तक आते आते जो है सोवियत इकोनॉमी मतलब यूएसएसआर की इकोनॉमी बिल्कुल फ्लैटर करने लगी, किसी काम की ही नहीं रही, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई, ना पैसा बचा ना रिसोर्सेज बचे, मतलब इकोनॉमी बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, स्टेगनेंट और बैकवर्ड हो चुकी थी, पैसा ही नहीं बचा था उन लोगों के पास। इसी बीच वहाँ एंट्री होती है गॉर्बचेव की। अब ये जो गॉर्बचेव है ना इनको बोला जाता है कि डिसइंटीग्रेशन इनकी वजह से हुआ था। बहुत से क्रिटिक्स कहते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन है वो गॉर्बचेव की वजह से हुआ था, पर हमने जैसा पढ़ा जो इकोनॉमी है वो भी तो बहुत बुरी कंडीशन में थी ना, तो वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही थी, तो गॉर्बचेव को अकेले थोड़ी ब्लेम किया जा सकता है। अब बात आती है गॉर्बचेव गॉर्बचेव तो हो रहा है, पर ये है कौन। तो जो गॉर्बचेव था वो था जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी पार्टी है, जो वहाँ की एक लौती पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे गॉर्बचेव, तो 1985 में बने थे। उन्होंने सोचा कि मैं इस सिस्टम में रिफॉर्म लाऊंगा। वो इस वादे के साथ आते हैं कि मैं जो ये सिस्टम ख़राब होता जा रहा है इसके अंदर मैं रिफॉर्म्स लेके आऊँगा। अब बात आती है कि रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी क्यों थे, ताकि जो यूएसएसआर है उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन हर मामले में यूएसएसआर के साथ ही रखा जा सके, लेवल यूएसएसआर से कम ना हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, कॉम्पिटिटर्स थे। उसके बाद उसने बोला कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे ताकि हम वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सके, साथ ही साथ में डेमोक्रेसी का लाना, क्योंकि लोगों की एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उसने जो फैक्टर्स हमने पीछे पढ़े जिनमें कमी आ रही थी उनमें रिफॉर्म्स लाने का सोचा। तब रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया
तो उसके रिजल्ट कुछ इस तरह थे। रिजल्ट ये थे कि जो ईस्ट यूरोप के जितने भी पीपल थे ना, जो मतलब यूएसएसआर के पार्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक थी, रिफॉर्म्स अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो सोवियत कंट्रोल के और अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। जितने भी कम्युनिस्ट के रेजाइम्स थे वो कोलैप्स हो गए एक के बाद एक, और ये जो डेवलपमेंट लाने की कोशिश करी गई ना, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस होने लगे। अब जो पॉलिसी गोर्बाचेव लेके आए थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म की और डेमोक्रेटाइजेशन की, कि डेमोक्रेसी को लिया जाएगा, वो जो पार्टी के लीडर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, वही अपोज करने लगे। क्योंकि एक बात बताओ, जो एक बार तानाशाही में आ जाएगा वो क्यों चाहेगा कि उनकी पावर उनसे छिने, है ना। तो इसलिए उन्होंने ही अपोज कर दिया। तो एक कूप टेक प्लेस हुआ इन 1991 में, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी के जो हाइडलाइनर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया, जो फ्रीडम चाहते थे उनको इनकरेज किया गया। और क्योंकि पीपल ने टेस्ट कर लिया था फ्रीडम को। अब इसका मतलब क्या है कि उन्होंने देखा कि यार तुम्हें तो पागल बनाया जा रहा है, वेस्ट तो तुमसे बहुत ज़्यादा डेवलप है, तुम्हें बोला तो ये जा रहा है कि नहीं हम तो वेस्ट जैसे हैं। तो लोगों ने अपनी कंडीशन को देखा, उन्होंने देखा कि वहाँ पे जितना भी कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है वो कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो लोगों ने इस चीज़ को समझा। तो इसी के बीच बोरिस येल्टसिन जो थे वो एक नेशनल हीरो के रूप में उभर के आ जाते हैं, जो कि इस कूप को जो है अपोज करते हैं। उन्होंने एक रशियन रिपब्लिक का इलेक्शन भी जीता और उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं रशिया के। और ये जो है फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है रशिया के, जो कि हैं बोरिस येल्टसिन, ठीक है। पावर जो है सोवियत से रिपब्लिक्स के थ्रू आ गई, क्योंकि जो कंट्रीज़ थी वो अपने आप में अब सारी रिपब्लिक आज़ाद होने लगी। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है उन्होंने इंडिपेंडेंस नहीं मांगी। जितनी भी सेंट्रल एशियन की कंट्री जो कि इनका पार्ट थी, इनके अलायंस का पार्ट थी, उन्होंने फ्रीडम नहीं मांगी। अब क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। वो चाहते थे कि उन्हें एड मिलती रहे, वो इतने डेवलप भी नहीं थे, तो वो इनके थ्रू ही डेवलप होना पसंद कर रहे थे, ठीक है। तो अब कैसे डिसइंटीग्रेशन होता है? तो दिसंबर 1991 के अंदर बोरिस येल्टसिन जो थे वो प्रेसिडेंट थे। तो रशिया, यूक्रेन और बेलारस जो मेजर रिपब्लिक थे यूएसएसआर के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन इज डिसबैंड, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया, कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम को और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया गया। अब बात आ जाती है कि जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, क्या रीजंस थे। तो देखो ये सारा एनसीईआरटी का ही है, मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है कि अगर आप क्वेश्चन आंसर्स भी याद करो तो आप इन्हीं में से आसानी से कर सको, और एज अ नोट्स जो हैं बहुत ही हेल्पफुल है आसानी से समझने के लिए। तो फिर बात आती है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। तो इंटरनल वीकनेस, जो कि लोगों की एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो रही थी, डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा कर दिया गया था, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो कि लोगों की एस्पिरेशन को मीट करने में फेल हो गए, ये रीज़न था। साथ ही साथ में जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई थी, और जो लार्ज सेक्शन था उसने स्टार्ट कर दिया था डाउटिंग द सिस्टम को, कि सिस्टम हमारे लिए अकाउंटेबल ही नहीं है, सिस्टम हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। देखो ये ना मैं इस तरह से कवर करा रही हूँ कि आपके ना क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ ही हो रहे हैं। ऐसे पॉइंट वाइज लिखा है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो, साथ में एनसीईआरटी भी कवर हो रही है। तो अब बात आती है कि जो है सोवियत का सिस्टम था वो इतना ज़्यादा वीक और स्टेगनेंट क्यों होने लगा था। तो इसका ब्लेम ना गोर्बाचेव के ऊपर सबसे ज़्यादा जाता है। तो कई लोग बोलते थे कि वो रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा जल्दी लेके आया था इसलिए, तो कई लोग कहते थे कि जो रिफॉर्म्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो आए थे, ठीक है। तो पहले अब हम ये पढ़ लेते हैं क्यों ऐसा हुआ था कि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी, फिर हम पढ़ेंगे कि गोर्बाचेव का क्या ब्लेम थे, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सोवियत की इकोनॉमी थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, उसने अपने ज़्यादातर जो रिसोर्सेज थे ना उनको अपने डिफेंस में, न्यूक्लियर अर्सेनल्स बनाने में और सैटेलाइट्स की डेवलपमेंट करने पे खर्च कर दिया था। मतलब उन्होंने अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पे इतना पैसा ना खर्च करके डिफेंस और न्यूक्लियर आर्म्स वगैरह पे ज़्यादा पैसा खर्च किया था। उसकी वजह से क्या होता है कि
सिस्टम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन आने लग जाता है। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि तुम्हें तो पागल बनाया जा रहा है, वेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है, वो लोग फ्री हैं, अपने जैसे चाहते वैसे ज़मीन खरीद सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम था। उसके बाद जो वहाँ की रियलिटी थी कि ये सिस्टम तो इतना ज़्यादा बैकवर्ड हो चुका है और जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, तो इसकी वजह से एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक लगता है कि अच्छा हम तो धोखे में जी रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है। तो अब जो सिस्टम है ना वो स्टेगनेंट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सेंस में। तो वो कैसे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि 70 साल से वहाँ पे थी, कहाँ पे, सोवियत यूनियन में, वो पीपल को अकाउंटेबल ही नहीं थी, लोगों की सुनती ही नहीं थी वो तो। और क्या था वहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा स्लो और स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन थी। ये ना की पॉइंट्स है जिनको आप अपने आंसर में लिखोगे तो लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने एनसीईआरटी को पढ़ा है। उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा करप्शन थी सोवियत यूनियन के अंदर। सिस्टम की इनएबिलिटी क्या कि वो जो है कंज्यूमर गुड्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो ये सिस्टम की इनएबिलिटी थी। फिर जो थी वो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, सिस्टम था, वो बिल्कुल चाह ही नहीं रहा था कि और ज़्यादा ओपननेस दे गवर्नमेंट में। साथ ही साथ में सब चीज़ों का क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, जो कुछ भी था वो स्टेट ऑनरशिप का ही था, सब कुछ सेंटर का ही था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी सोवियत यूनियन की, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी स्टेगनेंट और वीक हो गई। उसके बाद बात आती है कि गॉर्बेचेव के ऊपर क्या ब्लेम्स लगे। तो गॉर्बेचेव ने बोला था कि जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स पड़ेगी गॉर्बेचेव इन सारी प्रॉब्लम से डील करेगा। अब बात आती है कि फिर भी गॉर्बेचेव को क्यों ब्लेम किया गया। उसने ये भी प्रॉमिस किया था इन प्रॉब्लम से डील करेगा, प्रॉमिस किया था कि इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म लेके आएगा, वेस्ट के जैसी जो है अपनी इकोनॉमी को वेस्ट के साथ मैच कराएगा, रिलेशंस को अच्छे बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लूज करेगा, मतलब कि वहां पे डेमोक्रेसी को लेके आएगा। पर जो ये कुछ कंट्रोवर्सीज हुई जिसकी वजह से गॉर्बेचेव की सारी जो सपोर्ट थी वो लॉस्ट हो गई, किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। जो गॉर्बेचेव अच्छा काम करना चाह रहा था वो भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो हर जगह जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो है बढ़ने लगी थी, ठीक है। अब लोगों ने सोवरेनिटी की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि रशिया में और जो बाल्टिक रिपब्लिक्स के अंदर ये 3 स्टेट थी, इस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, और साथ ही साथ में यूक्रेन और जॉर्जिया। इन लोगों ने अपनी फ्रीडम की डिमांड की, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो अराइज होने लगी थी। उसके बाद बात आती है कि वहाँ के लोगों में ना वैसे ही नेशनलिस्ट फीलिंग जो है और वहाँ की जो अर्ज है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जागरूक ही रहती थी, क्योंकि उनका स्ट्रगल जो पीछे का हिस्टोरिक बैकग्राउंड था वो ही कुछ इस टाइप का था। जैसे उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को फाइट किया था, वो आया था, तो ऐसे करके वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव रहते थे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और गॉर्बेचेव पे ये ब्लेम लगाया जाता था कि वो इन रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा जल्दी ले आया, इसलिए जो है क्राइसिस ब्रोक आउट हो गई। और कुछ लोग कहते हैं कि उसे जो है फास्टली लेके आने चाहिए थे, लोगों ने इतना वेट नहीं किया, ठीक है। तो ये उस पर ब्लेम लगाए जाते हैं। अब डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, कैसे हो गया? जब यूक्रेन, रशिया और बेलारूस ने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन डिसबैन हो गया। अब बात आती है कि जैसे कि डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेज हुए, या डिसइंटीग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। तो सबसे पहले था कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, की जो कोल्ड वॉर चल रही थी, सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हो गई। कोल्ड वॉर तभी तो थी ना, तब 2 कंट्रीज राइवल थी ईच अदर के, बट अब वो एक ही जो है डिसबैन ही हो गई, एक अलायंस टूट गया, तो मतलब कि बाइपोलैरिटी का एंड हो गया, कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई उसकी वजह से, ठीक है। तो द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट वुड बीट कैपिटलिस्ट, ये बिल्कुल ही खत्म हो गया कि क्या सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट को बीट करेगा। ये जो लोगों के बीच में जो एक डाउट चलता रहता था वही खत्म हो गया, आर्म्स रेस खत्म हो गई। उसके बाद पावर रिलेशन जो थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया जहां पे किसी की डोमिनेंस नहीं थी, बट एक टाइम तक जो है वो यूएस बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट बन गया था, यूएस की हेजीमनी आ गई थी। बट देन वर्ल्ड मल्टीपोलर बन गया जहां पे बहुत सारी पावर जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई,
यूएस बिकेम सोल सुपर पावर। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एडवाइजर्स बन गए थे और उन्हीं ने ही एड किया था, जो अब आगे हम पढ़ने वाले शॉक थेरेपी भी उनकी वजह से ही आई थी। तो उन्होंने जो है कंट्रीज को लोन दिए ताकि वो ट्रांजिशन कर सके सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज हो सके। उसके बाद एक लिबरल डेमोक्रेसी का नोशन जो है पूरे वर्ल्ड में एमर्ज हो गया। उसके बाद बहुत ही सारी न्यू कंट्री का एमर्जेंस हुआ। कैसे हुआ कि सोवियत यूनियन खुद 15 कंट्री से बना था, डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब सारी कंट्रीज फ्री थी, तो नई नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लगी। ठीक है, उनकी अपनी एस्पिरेशन और जो चॉइस थी वो अपने तरीके से उनको फॉलो कर सकती थी। ऐसे ही जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन थे ना, वो ईयू को ज्वाइन करना चाहते थे और चाहते थे नाटो का पार्ट बनना। ईयू क्या था? यूरोपियन यूनियन। ये नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर जो जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ना, वो चाहती थी रशिया के साथ ही रहे और अपने रिलेशंस को वेस्ट मतलब यूएस, चाइना और सबके साथ वो अच्छे से रखे, तो वो ये सब चाहते थे। अब बात कर लेते हैं शॉक थेरेपी की, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शॉक थेरेपी क्या था? तो कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड बाय अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब कि जैसे कम्युनिज्म का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही थी, कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा था यूएसएसआर में, उसका कोलैप्स होता है, वो टूट जाता है। उसके बाद एक पेनफुल प्रोसेस आती है ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन मतलब चेंज। एक अथॉरिटेरियन जो सोशलिस्ट सिस्टम चल रहा था यूएसएसआर के अंदर, उसको हटाकर एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को लाया जाए। ठीक है, तो इसको इन्फ्लुएंस किया था आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने, जिसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी। अब जो रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप थे, उनको ये था कि बिल्कुल ही शिफ्ट करें अपनी इकोनॉमी को, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाए जहां पे स्टेट कंट्रोल नहीं होगा, प्राइवेट ओनरशिप होगी। तो प्राइवेट ओनरशिप एक डोमिनेंट पैटर्न था कैपिटलिस्ट सिस्टम में। डोमिनेंट पैटर्न प्राइवेट ओनरशिप ही होती है। ठीक है, और एक ड्रास्टिक चेंज हुआ एक्सटर्नल ओरिएंटेशन की इकोनॉमीज में। एक देखो, अगर पहले कोई है वो सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल है ही नहीं, और उसको एकदम से ये बोला जाएगा कि अब सब कुछ प्राइवेट का होगा, तो पहली बात तो लोगों को रूल करना ही नहीं आएगा ना कि किस हिसाब से सिस्टम को चलाना है। तो बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेशन चेंज होने लग जाती है। आपको फिर अपने एक्सटर्नल रिलेशंस भी अच्छे करने होते हैं, सब कुछ बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाता है। उसके बाद बात आती है, अब जो डेवलपमेंट होनी थी वो ऐसे होनी थी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो और साथ ही साथ में एक फ्री ट्रेड हो। बहुत ही ज्यादा इसेंशियल थी, मतलब जो जितनी ट्रेड करेगा उसका उतना पैसा, ऐसे सब करके फ्री ट्रेड रेजाइम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थे वो मेन इंजन्स थे चेंज के। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझते हुए, जो जिसको नहीं पता वो कमेंट में बता देना। ठीक है, क्या था अब शॉक थेरेपी के अंदर कि ओपननेस दी जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल ओपनिंग और डीरेगुलेशन की जाए। डीरेगुलेशन मतलब जो सब कुछ जो है स्टेट ओनरशिप ने रेगुलेट करके रखा था, अपने कंट्रोल में रखा था, उन सबको डीरेगुलेट करा जाए, करेंसी को कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, अब जो शॉक थेरेपी का ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें ये भी था कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस थे, मतलब क्या होता था कि सोवियत यूनियन के अंदर जितने भी उसकी अलायंस वाली कंट्री थी ना, जिससे अलायंस फॉर्म हो रखा था, वो आपस में जो ट्रेड करते थे, उनके जो रूल्स थे वो सब कुछ ब्रेकअप हो गए थे। अब सारी जितनी भी स्टेट थी वो डायरेक्टली थी वेस्ट से लिंक थी। अब वेस्टर्न कैपिटल स्टेट थी ना, वो लीडर बन चुकी थी और वो ही गाइड करती थी और कंट्रोल करती थी इन रीजन्स की डेवलपमेंट को बहुत सारी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन क्वेश्चन की कि कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी हो गई, ट्रांजिशन हो गया, हमने ये पढ़ लिया कि शॉक थेरेपी के अंदर क्या क्या हुआ था। सिस्टम का चेंज हुआ था, वेस्ट डोमिनेंट हो गया था, सारे जो इतनी भी अलायंस थी वो सब कुछ टूट गई थी। अब उसके बाद बात आती है कि शॉक थेरेपी हुई, तो अब शॉक थेरेपी के क्या क्या कंसिक्वेंसेस थे। ठीक है, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा ही तो हुआ कि कैपिटलिस्ट सिस्टम बन गया, ये सब कुछ हो गया, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
इसका बिल्कुल टोटली अपोजिट था। सब कुछ वहाँ पे खराब होने लगा था, बिल्कुल इकोनॉमी जितनी डिग्रेड हुई थी ना उससे ज़्यादा ही बेकार हो गई थी, बिल्कुल स्टैग्नेंट और बैकवर्ड बन गई थी। वो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट ब्रॉट द रूइन इन द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर। अब ये कैसे हुआ कि 90% इंडस्ट्री जो थी वो सेल कर दी गई थी। जो यूएसएसआर की 90% इंडस्ट्री थी वो सेल कर दी थी प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज को। ठीक है, इसको जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। गैराज सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री थी ना उनको बिल्कुल थ्रोन अवे प्राइजेस पे बेच दिया गया था, क्योंकि लोगों के पास तो पैसा था ही नहीं। सब कुछ तो उन्होंने अपने रिसोर्सेज, अपना मनी जो है न्यूक्लियर अर्सेनल में, अपनी पावर को बढ़ाने में लगा दिया था। अब उनके पास पैसा ही नहीं था, तो जो इंडस्ट्री थी ना उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचा गया, वो भी बिल्कुल सस्ते दामों में। अब जितनी भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी ना वो सब कुछ मार्केट फोर्सेस ही कर रही थी। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई के थ्रू चल रही थी, कोई भी गवर्नमेंट की डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नहीं चल रही थी। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि वही लार्जेस्ट गैराज सेल थी ये हिस्ट्री की। जितने भी सिटीजन्स थे उनको वाउचर दिया जाता था सेल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर जैसा कि लोगों के पास पैसे तो थे ही नहीं, तो उन्होंने उन वाउचर्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया, मतलब कि बेच दिया दूसरे लोगों को, क्योंकि उन्हें मनी की जरूरत थी। अब रूबल जो कि रशिया की करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर गई। इन्फ्लेशन मतलब चीजों के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हाई होने लगे कि लोग कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे। फूड सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। रशिया ने जो है फूड इंपोर्ट स्टार्ट कर दिए थे। जीडीपी डिक्लाइंड हो गई थी, जितनी 1889 में हुई थी ना उससे भी ज्यादा जीडीपी 1999 में डिक्लाइन हो गई थी। अब जो उनका ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था कि जैसे वो अपने पुराने तरीकों से जो है ट्रेडिंग करते थे वो सब कुछ खत्म हो चुका था। जो उनका एक इतना अच्छा सिस्टम था ना कि सब्सिडीज दी जाती थी, चाइल्ड केयर होता था, वो सब कुछ हटा दिया गया, कुछ भी नहीं बचा। तो सब्सिडीज खत्म हो गई, तो इसकी वजह से पॉवर्टी आ गई। एक माफिया इमर्ज हो गया जो कि कंट्रोल करता था इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। साथ ही साथ में प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सारी डिस्पैरिटी। अब प्राइवेटाइजेशन में सबसे बड़ा क्या होता है कि जो रिच होता है ना वो बहुत ही ज्यादा रिच बनता चला जाता है और पुअर पुअर ही रह जाता है। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फैक्टर यही है, जिसके पास पैसा है वो अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करता रहता है, और जिसके पास नहीं है वो दिन पे दिन गरीब होता जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी आ जाती है। अब जहां वहां पे प्राइवेटाइजेशन पहले नहीं थी तो सब लोग बराबर थे, कोई गरीब अमीर नहीं था, सबके पास सेम फैसिलिटीज थी। बट प्राइवेटाइजेशन के आते ही वहां पे रिच और पुअर में बहुत ही ज्यादा डिस्पैरिटी होने लग जाती है। अब जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी ना उसके अंदर जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इतनी अटेंशन, इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। उसके बाद जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत ही ज़्यादा हरी में बनता है, तो वो भी इतना काम का नहीं बनता है, और जितना मतलब कि उसे होना चाहिए था इफेक्टिव वो नहीं हो पाता है। प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है, वीक पार्लियामेंट्स होती है। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो अपने आप को ही अपॉइंट कर लेते हैं और फिर अपनी पावर को एक्सटेंड भी कर लेते हैं 10 साल के लिए। कि पहले कहते हैं कि अब हम 10 साल पावर में रहेंगे, और फिर खुद ही अपने आप को कि अब हम 10 साल और पावर में रहेंगे। मतलब कोई वोट सिस्टम नहीं हो रहा था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीक पार्लियामेंट थी और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इतने अच्छे लॉ नहीं थे कि लोग कुछ अगेंस्ट बोल सके या प्रोटेस्ट कर सके। कोई अपोजिशन नहीं थी कोई, फिर उसके बाद डिसेंट भी नहीं थी। ठीक है, अब बात आती है इन कंट्रीज का रिवाइवल कैसे होता है। जैसा हम आज के टाइम में देखते हैं, तो जैसा अब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ के लग रहा होगा कि यार ऐसा तो नहीं है रशिया, और यार जितनी भी हम कंट्रीज की बात करें, तो फिर उसके बाद उनका रिवाइवल कैसे होता है, ये वही चीज अब हम पढ़ने वाले हैं। तो रीजन ये था कि जो नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करने लगे, ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स, इन सब का अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ज्यादा वो लोग एक्सपोर्ट करने लगे। तो जो मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स थे जैसे कि अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये आ सकता है एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो एक एक डिटेल को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, तो बात आती है कि जो ये मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स थे, ये जहां जहां से इनकी पाइपलाइन क्रॉस होती थी तो इनको उन्हें रेंट देना पड़ता था। इनका जो है रिसोर्सेज एक्सपोर्ट हो रहा था, तो दोनों जगह फायदा हो रहा था। तो इसलिए जो है इनके रिसोर्सेज की वजह से
बहुत ही ज़्यादा इनका रिवाइवल होना चालू हुआ और उसके बाद इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को रीस्टार्ट कर दिया। उसके बाद इनकी कंडीशन दिन पे दिन बढ़ती ही चली गई, अच्छी होती चली गई, जैसे कि हम आज के टाइम में देख सकते हैं। अब पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं CIS। ये क्या था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये वो स्टेट्स थी जो कि USSR में से निकल के आई थी। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद इन स्टेट ने अपना एक CIS बना लिया था। ये एक सरप्राइज की तरह ही आया था। सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि कह रही थी हमें रशिया के साथ ही रहना, तो उन सबको सरप्राइज की, ओ ये क्या बना लिया इन्होंने, ये कैसे एमर्ज हो गए, तो सब कंफ्यूजन में ही रह गए थे। अब इनको बाहर निकालना, अलग करना एक इशू ही था। तो ये एमर्ज्ड होते हैं फाउंडिंग मेंबर ऑफ CIS के थ्रू। फिर जो USSR होता है, सोवियत यूनियन होता है, उसका सक्सेसर रशिया बन जाता है और उसकी जो सीट थी UN सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके ऊपर पूरा चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो उसकी USSR भी एक परमानेंट मेंबर था उसका UN सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसकी सीट को भी जो है रशिया इनहेरिट कर लेता है। अब पढ़ लेते हैं कि इन सब के बीच में क्या क्या टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है अराइज हुए थे इन स्टेट के। देखो अब इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो जरूरी थोड़ी है ना कि बिल्कुल प्यार से ही रहेंगे, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती हैं। तो अब हम उन्हीं दिक्कतों को पढ़ेंगे जो आई थी USSR के अंदर, जो प्रॉब्लम्स आई थी। तो रशिया की अगर हम बात करें तो उसके दो रिपब्लिक्स, चेचन्या और दगिस्तान, इन दोनों के अंदर ही वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट थे। सेक्शनिस्ट मतलब सेपरेटिस्ट, की इनको अलग होना है, अलग होना है, पर इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई। उसके बाद बात आती है सेंट्रल एशिया में। तो जो तजाकिस्तान था ना, उसने एक सिविल वॉर को विटनेस किया जो कि 10 साल तक चली, 2001 तक। अजरबैजान में क्या हुआ था कि प्रोविंस ऑफ नागोर्नो और काराबाग, देखो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है उसके लिए सॉरी, तो सम लोकल अर्मेनियाज जो थे वो चाहते थे कि वो अर्मेनिया को ज्वाइन करे और फाइट कर रहे थे रिवर वाटर के ऊपर। इंस्टेबिलिटी चल रही थी बहुत ही ज्यादा और लोगों की लाइफ डिफिकल्ट बन रही थी। अब जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी ना, इनके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोजन के रिसोर्सेज मिलते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, इकोनॉमिक बेनिफिट होता था। अब ये सेंट्रल एशिया बन जाता है एक जोन ऑफ कंपटीशन आउटसाइड की पावर और ऑयल कंपनीज के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे उनके पास बहुत ही ज़्यादा वास्ट हाइड्रोजन कार्बन रिसोर्सेज थे जो कि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते थे। फिर जो सेंट्रल एशिया था वो एक कंपटीशन का जोन बन चुका था कि जो आउटसाइड की, बाहर की पावर थी और ऑयल कंपनी के बीच में, क्योंकि ये जो रीजन था ये रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के पास में पड़ता था। तो 11 सितंबर 2001 के बाद में ये हुआ था, एक अटैक हुआ था। उसके बाद की बात है, US पे अटैक हुआ था, उसके बाद की बात है कि तो US जो है वो अपने मिलिट्री बेस को इस रीजन में एक्सटेंड करना चाहता था और इसीलिए US ने की जो गवर्नमेंट है उनको पे किया ताकि वो वहाँ पे मिलिट्री बेस रख सके। साथ ही साथ में वहाँ पे जो है इनकी जो गवर्नमेंट इनको अलाउ कर सके अपने एयरप्लेन को उड़ाने के लिए इनकी टेरिटरी पे से। US जो मतलब है अपने एयरप्लेन्स को इनकी टेरिटरी के ऊपर से उड़ा सके। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अफगानिस्तान और इराक पे के साथ उसका वॉर चल रहा था। तो ऐसे करके जो रशिया था वो ये कहता था कि ये स्टेट इसके जो है इसके पास है तो ये इसके अंडर ही होनी चाहिए, मतलब कि ये रशिया वाला अलायंस इनको ज्वाइन करना चाहिए। और चाइना जो था, चाइना के यहाँ पे इंटरेस्ट थे क्योंकि इसके ऑयल रिसोर्सेज की वजह से। तो इस वजह से चाइनीज इसके आसपास बॉर्डर के वहाँ सेटल होने लगे और वहाँ से ट्रेड कंडक्ट करने लगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो जोन था कंपटीशन था बिटवीन द आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। आया समझ में? अब बात कर लेते हैं कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। तो वहाँ का जो रीजन था चेकोस्लोवाकिया, वो पीसफुली स्प्लिट हो जाता है बिटवीन चेक्स और स्लोवाक्स, दोनों ही इंडिपेंडेंट नेशन बन जाते हैं। पर उसके बाद जो सीवर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आते हैं बाल्कन रिपब्लिक्स के यूगोस्लाविया में, ठीक है। आफ्टर 1991 जो यूगोस्लाविया है वो क्रोएशिया और स्लोवेनिया में जो है टूट जाता है। साथ ही साथ में बॉस्निया एंड हेर्ज़ोगोविना, इन सारे 4 रिपब्लिक्स के अंदर यूगोस्लाविया जो है ब्रेक डाउन हो जाता है।
और फिर जो नाटो है, नाटो का इसमें इंटरवीन करना, साथ ही साथ में बॉम्ब करना यूगोस्लाविया का, इसकी वजह से इंटर एथनिक सिविल वॉर हो जाती है। अब सबसे मेन टॉपिक इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया के और रशिया के रिलेशन के बारे में। तो सारा सब बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन जो है रशिया के साथ थे इंडिया के, जिसको हम कहते हैं इंडो रशियन रिलेशंस। तो इसके जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसमें रशिया एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दोनों ही हिस्ट्री से ही एक साथ जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट की वजह से और कॉमन इंटरेस्ट की वजह से जो है रशिया और इंडिया जो है बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन शेयर करते हैं। पता है जो कोल्ड वॉर चल रहा था ना, वहाँ पे भी हमारा फेवर कहीं ना कहीं जो है रशिया के साथ ही रहता था। हम डायरेक्टली तो नहीं, बट हाँ हम जो एक तरह से बोल सकते हैं कि रशिया को ही सपोर्ट करते थे। इंडिया की जो फिल्म्स है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी वहाँ पे, बॉलीवुड बहुत फेमस है, और ये जो है इस बॉक्स के अंदर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों ही कंट्री जो है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे कोई भी जो है पावर डोमिनेंस में ना हो, बहुत सारी पावर्स हो, एक ऐसे वर्ल्ड की जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की विजन शेयर करती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, ग्रेटर रीजनलिज्म हो, मतलब कि पॉलिटिकल पावर में इंक्रीज हो और सेल्फ डिटर्मिनेशन आए, ये सब कुछ चाहती हैं दोनों ही कंट्री। कौन? इंडिया और रशिया। फिर साथ ही साथ में नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसका मतलब है कि जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कहीं पे लड़ाई हो गई, कुछ टेररिज्म हो गया, कोई डिजीज आ गई, तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी ऐसे होना चाहिए कि एक जगह बैठ के सब लोग नेगोशिएट करके, बातचीत करके जो है उसको सेटल करें। उसके बाद सबकी अब अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। कॉमन डिसीजन मेकिंग बॉडी जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होनी चाहिए, और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज, साथ ही साथ में एम्पावर्ड होनी चाहिए। ये दोनों ही कंट्री का सोचना था। उसके बाद बात आ जाते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में। तो इन दोनों ही कंट्रीज ने अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए 80+ बाइलेटरल एग्रीमेंट्स को साइन किया है, जो कि एक पार्ट है इंडो रशिया स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001 का। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि रशिया को क्या बेनिफिट्स होते हैं इंडिया से और इंडिया को क्या बेनिफिट्स होते हैं रशिया से। हम दोनों ने विजन तो पढ़ ही लिया, इन दोनों का सोचने का तरीका कैसा था, क्यों फ्रेंड्स थे, क्योंकि देखो दो लोगों की सोच मिलती है ज़्यादातर तभी चांसेस होते हैं कि आप लोग एक फ्रेंडली जो बॉन्ड है उसको शेयर करते हो। तो इसी वजह से अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और इन दोनों पे क्वेश्चन भी बनता है। तो जैसे कि कश्मीर का इशू है, तो कश्मीर का जब इशू हुआ था वो बुक सेकंड में पढ़ोगे, तो उस टाइम पे जो रशिया है उसने यूएन में इंडिया को सपोर्ट भी किया था, ठीक है। साथ ही साथ में तब भी इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको क्रायोजेनिक रॉकेट की नीड पड़ती है ना, तो रशिया हमेशा ही प्रोवाइड करता है। इंडिया को जब जब एनर्जी सप्लाईज की ज़रूरत पड़ी है तब इंडिया की जो न्यूक्लियर प्लान्स हैं उनको असिस्ट भी करता है। इंफॉर्मेशन, कहीं इंटरनेशनल टेररिज्म चल रहा है उसके रिगार्ड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सेंट्रल एशिया से एक्सेस देना, ऑयल शेयरिंग वगैरह में बहुत ही ज़्यादा रशिया हेल्प करता है। साथ ही साथ में रशिया जो है इंडिया के रिलेशन जो है बैलेंस कराने में चाइना के साथ उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बात आ जाती है कि रशिया को क्या बेनिफिट होता है इंडिया से। तो इंडिया जो है ना उसका लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है, जो आर्म्स होते हैं वो इंडिया सबसे ज़्यादा रशिया से ही खरीदता है। रशिया के सबसे ज़्यादा आर्म्स इंडिया ही खरीदता है। मिलिट्री हार्डवेयर जो है मोस्ट ऑफ रशिया का इंडिया ही खरीदता है। साथ ही साथ में ऑयल क्राइसिस के ड्यूरिंग जो है असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद बात आती है कि अब इंडिया क्या सोच रहा है। तो अब आने वाले टाइम के अंदर इंडिया जो है अपने इंपोर्ट्स को और रशिया से बढ़ाना चाहता है, और रशिया मतलब यूएसएसआर जो रिपब्लिक्स है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उनके साथ भी इससे डेवलपमेंट भी होगी, साथ ही साथ में फ्रेंडली रिलेशंस भी बनेंगे। कॉपरेशन करना चाहता है इन सारे जो है रिपब्लिक्स के साथ, अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है इनके ऑयल फील्ड्स के अंदर। साथ ही साथ में बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे हम पहले भी कोलैबोरेट कर चुके हैं और आगे भी करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी था। इसके अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे जो एनसीईआरटी की हेडिंग वाइज है वही पढ़े हैं। तो आई डोंट थिंक कि हमने कुछ लीव किया है। अगर जो है साइड बॉक्सेस भी पढ़ने हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।